महोदय, अभी हमारे भारत में 2 IPL चल रहे हैं। एक IPL जो गेंद और बल्ले के साथ खेला जाता है यानी इंडियन प्रीमियर लीग, और एक IPL जो बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाता है यानी इंडियन पेपर लीग। तेलंगाना SSC हिंदी पेपर लीग, बिहार क्लास 10 एग्जामिनेशन लीग, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन स्कैम, JEE आसाम टॉपर स्कैम, आसाम जनरल साइंस पेपर लीग, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट पेपर लीग, महाराष्ट्र HSC केमिस्ट्री पेपर लीग, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर लीग। अरे चाहूं तो 2 मिनिट सिर्फ लीग बता सकता हूं। भारताचं संपूर्ण पट, राजकारणाचं लक्ष जिथे तिथे शिक्षणाचा विचार, हे बजेट दाखवतंय भविष्य घडवण्याचा निर्धार, भविष्य घडवण्याचा निर्धार। मैं उस जमीन से आता हूँ जिस जमीन पे महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे लोग बसे थे। मैं उस जमीन से आता हूँ जिस जमीन को 7 समंदर पार भी लोग वर्धा से पहले सेवाग्राम के पुकारते थे, सेवाग्राम के पुकारते थे। तरुण घट्ट पडलेल्या हातांना अध्यक्ष महोदय लेखणीचा स्पर्श व्हावा आणि रात्रंदिवस कुटुंबाच्या भरणपोषणासाठी राबणाऱ्या माझ्या आणि तुमच्याही मायमाऊलीला सहजीवनाचा आनंद घेता यावा, एकमात्र उद्दिष्ट आपण त्या ठिकाणी घेऊ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Honorable members of the House, respected judges, esteemed guests, dear spectators, a very good afternoon to one and all present over there. It's an honor to address you as the speaker of this second edition of Youth Parliament being held in Wardha. I know we are already running late, so let's keep some formalities. We will directly start with the sessions. Hereby, I, as the speaker of this Parliament, declare this House is now in session. I would like to invite Honorable Madam Prime Minister Dr. Rishika Chattani to step forward and take your oath. I, Dr. Rishika Chattani, have been elected a member of the Council of States. Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. I would like to call upon Honorable Leader of Opposition, Mr. Kaustubh Pasideh, to step forward and take his oath. मी कौस्तुभ सीमा गणेश पाचाडे पाटील या देशाच्या संसदेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी गांभीर्यपूर्वक कायद्याद्वारे स्थापित झाल्याच्या भारतीय संविधानाप्रती खरा विश्वास आणि निष्ठा बाळगेन, भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडतेचा टिकवून ठेवीन। मी माझ्या कर्तव्यात प्रवेश करत असताना निष्ठेने सर्व कार्य पार पाडीन। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। So let's the deliberations begin. Before that, some of general instructions every parliamentarian should hear. Your time will start with the first word you speak. The single sound from this ring will indicate that you have 30 seconds left, and the double sound from this ring will mean that you are done with your time. I hope everyone is clear. So we are starting with the discussion hour. I would like to call Leader of Opposition, Honorable Kaustubh Pasideh, to make his opening remarks. You have 4 minutes. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। खरं म्हणजे या सभागृहाचा विरोधी पक्ष नेता या नात्यानं मी या सभागृहामध्ये बोलत असताना या देशाच्या प्रथमतर शिक्षण व्यवस्थेवर मला जरा काही मुद्दे त्या ठिकाणी टिपवायचे आहेत। अध्यक्ष महोदय, ज्या देशामध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले असतील, ज्या देशामध्ये युवकांचं नेतृत्व करणाऱ्या प्रत्येक शिक्षणाचा घटक ज्या महात्मा फुल्यांनी सुरू केला, ज्या सावित्रीबाई फुल्यांनी आमच्या मायमाऊलींच्या दारापर्यंत शिक्षणाची मुहूर्तमय रोवली, ज्या कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या नेतृत्वामध्ये इथं कितीतरी शेतकरी, गोरगरीब, कष्टकऱ्यांचे मुलं अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी घडले, ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भारत देशामध्ये, ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं अमेरिकेला जगाच्या ज्ञानवेशीवरती जगाचं ज्ञानतीर्थ ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना बनावं लागलं, त्यांच्या देशात अध्यक्ष महोदय ज्या आमच्या सरकारनं बांधलेल्या किंबहुना शासनाचा अंकुश ज्या शाळांवर आहे, त्या शाळा जर त्या ठिकाणी आज आमच्या देशात बंद पडत असतील तर खरं म्हणजे या देशाच्या शासनाचं हे सगळ्यात मोठं दुर्दैवाचं पाऊल आहे, हे या सदनाच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना त्या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो। अध्यक्ष महोदय, देशातील जिल्हा परिषदची शाळा
म्हणजे जिथं सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे, कष्टकऱ्यांचे विद्यार्थी, मुलं हे त्या ठिकाणी शिक्षण घेत असतात, त्याच मुलं अध्यक्ष महोदय ते प्रत्येक जण हे आपलं सक्तीचं शिक्षण त्या ठिकाणी कसं घेईल याच्याकडे आमच्या शासनाचा भर असला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आमचं शासन गेल्या 10 वर्षापासून देशावर त्या ठिकाणी राज्य करत आहे आणि अध्यक्ष महोदय आम्हाला त्या ठिकाणी सांगत आहे की आम्ही एज्युकेशन सेक्टरवर अर्थात शिक्षण क्षेत्रात त्या ठिकाणी इतकी बजेटची तरतूद करतोय. मात्र अध्यक्ष महोदय तरी देखील देशातील अशा जिल्हा परिषदच्या आणि म्युन्सिपाल्टीच्या असंख्य शाळा आहेत, अर्ध वर्ष झालं तरी देखील त्यांना अजून युनिफॉर्म अर्थात शालेय पोशाखच त्या ठिकाणी मिळालेला नाही. सरळ अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी सरकारचं दुर्दैव आहे ना, यावर आपण आवाज त्या ठिकाणी उठवला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रासारखं प्रगत राज्य ज्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय अर्थ खात्याचा अर्धा भार महाराष्ट्र त्या ठिकाणी खात्यावर घेत आहे देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी, तरी देखील अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र शासन 2023 मध्ये फेब्रुवारीत त्या ठिकाणी राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट अर्थात मग त्यामध्ये विजयंती असतील, त्या ठिकाणी एसटी असतील, त्या प्रत्येक प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 25% राखीव जागा आहे, 25%. मग अध्यक्ष महोदय याच शासनानं त्या ठिकाणी ते 25% रिझर्वेशन कापून घेतलं आणि आपल्या परिसरातल्या ज्या जिल्हा परिषदच्या किंबहुना सरकारी शाळा तिथं आपण शिक्षण घेतलं पाहिजे असा कायद्यामध्ये त्या ठिकाणी बदल करण्यात आला. मात्र अध्यक्ष महोदय मग त्या लोकांचं, त्या कष्टकऱ्यांचं, शेतकऱ्यांचं, गोरगरिबांचं पालकत्व हे शासन त्या ठिकाणी का बरं घेत नाही? दिल्लीच्या धर्तीवर जाऊन आपण त्या ठिकाणी शिक्षण व्यवस्था देशात का बरं लागू करू शकत नाही हा प्रश्न त्या ठिकाणी या सदनाच्या माध्यमानं मला विचारावंसा वाटतंय. अध्यक्ष महोदय, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंनी सांगितलं की हा देश कुठल्याही शेषनागाच्या मस्तकाच्या फणावर तरलेला नसून तो येथील शेतकरी, कष्टकरी, श्रमकरी, विद्यार्थी, कर्मचारी या पंचमहातत्वांच्या हातावर तरलेला आहे. तरी देखील अध्यक्ष महोदय दुर्दैव आहे त्याच पंचमहातत्वांच्या मुलांचं त्या ठिकाणी शिक्षण या शासनाने रोखलं आहे. दुर्दैवाची गोष्ट त्या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महोदय, एवढंच नाही तर असे असंख्य मुद्दे या ठिकाणी शिक्षण क्षेत्रात होत आहे. अध्यक्ष महोदय, शिष्यवृत्ती अर्थात स्कॉलरशिप आहे, दरवर्षी आपण अर्थ खात्यात त्याची तरतूद करतो. मात्र तरतूद केली सुद्धा 10 वर्षाचा जर आपण त्या ठिकाणी रेशो काढला तर त्यामध्ये तफावत इतका मोठा डिक्रीजेस मध्ये पर्सेंटेज येतो आहे अध्यक्ष महोदय की प्रत्येकापर्यंत ती शिक्षण व्यवस्था पोहोचत नाहीये. आणि म्हणून हे प्रत्येकाचं जिल्हा परिषदची शाळा असेल किंवा म्युन्सिपाल्टीचं शाळा असेल, आपलं 1ली ते 4थी पर्यंतचं शिक्षण हे आपलं सक्तीचं आहे, ते 8वी पर्यंतचं सरकार सांगते. मात्र अध्यक्ष महोदय ते खरं सुरू आहे का यामध्ये शासन, मायबाप शासनाने त्या ठिकाणी लक्ष दिलं पाहिजे. फक्त प्रशासनावर अंकुश असणं एवढं शासनाचं काम नाही आहे ना. फक्त मुलाचं आपण लग्न करून दिलं म्हणजे मुलावरची आपली जबाबदारी संपलं असं होत नाही. हे शासनाने त्या ठिकाणी गांभीर्यपूर्वक लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि अध्यक्ष महोदय असे असंख्य मुद्दे या देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत आहे. मात्र सरते शेवटी वेळेची मर्यादा पार पाडत असताना जाताना फक्त एवढंच सांगतोय की लोकांच्या मनविरात विचार सद्भावनेचे अंकुर फुटावे, कष्टकऱ्यांच्या घराण्यापर्यंत विकासाची आणि समृद्धीची गंगा पोचावी, लाकडाची मूठ धरून घट्ट पडलेल्या हातांना अध्यक्ष महोदय लेखणीचा स्पर्श व्हावा आणि रात्रंदिवस कुटुंबाच्या भरणपोषणासाठी राबणाऱ्या माझ्या तुमच्याही मायमाऊलीला सहजीवनाचा आनंद घेता यावा, एकमात्र उद्दिष्ट आपण त्या ठिकाणी घेऊ. जय हिंद, जय भारत, जय संविधान. Honorable Minister of Education, Janvi Wankhede. Thank you, Chair, for the recognition. शिक्षणाचं रूप तर वाढतंय, बजेटने त्याला दिलंय खत. विद्यार्थ्यांचा यशाने उचलेल भारताचं संपूर्ण पट. राजकारणाचं लक्ष जिथे तिथे शिक्षणाचा विचार हे बजेट दाखवत आहे. भविष्य घडवण्याचा निर्धार. Honorable Prime Minister, Chairperson, and esteemed members of the House. A country's growth is driven by education. We, under our Prime Minister, are achieving great success in this nation. Under our Prime Minister, 2.5 lakh villages have digital classroom and the same number of villages have been connected through BharatNet. The midday meal scheme feeds 12 crore children every day. The post-matric scholarship scheme has reached 50 lakh students annually. The Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana reaches 1.35 crore youth. On the other hand, the opposition makes skill development a buzzword without doing much about it. To the opposition who question our investment in education, let me ask, where were these visionaries during your tenure? Headlines such as India's education revolution leads the world and Budget 2024, a catalyst for education excellence, affirm our efforts. The opposition calls this budget inadequate,
but their claims lack substance and it is their lame effort to cover their own incompetency. While they criticize, we deliver. While they blame, we build. Opponents can criticize, but their words will be drowned out with applause and years of trust of citizens of our progress in education. As Mahatma Phule wisely said, "Vidya vina mati geli, mati vina niti geli." Without education, there is no wisdom, and without wisdom, there is no progress. Thank you. Member from opposition, Bulbul Thakur. सदन की गरिमा तथा माननीय अध्यक्ष जी को प्रणाम। शिक्षा यह एक ऐसी शक्ति है जिसे प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति देश को हर स्वरूप में शक्तिशाली बनाता है, परंतु वर्ल्ड लार्जेस्ट फिफ्थ इकोनॉमी होने के बावजूद भी 6% जीडीपी जो ग्लोबल बेंचमार्क है, हम उसके काफी नीचे हैं। नई शिक्षा नीति लाई एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन बजट कम होने के कारण प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिफाइड टीचर्स तो है ही नहीं। इसी वजह से कोचिंग के नाम पर स्टूडेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन और पेपर लीक जैसे स्कैम्स हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के नाम साथ ही भ्रष्टाचार के कारण अलॉटेड फंड्स, स्कीम्स और स्कॉलरशिप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब हम न्यू एजुकेशन पैटर्न में डिजिटल लिटरेसी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तब हमारी सरकार शायद भूल जाती है कि आज भी भारत में ऐसे गांव है जहां डिजिटल डिवाइस तो छोड़ो, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क नहीं है। अंततः सर्वेश्वर दयाल जी की कविता है जिसमें वह कहते हैं कि यदि तुम्हारे घर के एक कक्ष में लाश पड़ी हो तो क्या तुम दूसरे कक्ष में प्रार्थना कर सकते हो, और यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। कुछ इसी कविता के दो कक्षों की तरह हमारे भारत देश की शिक्षा और शिक्षा बजट है। एक तरफ तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन में हमारा देश है, और दूसरी तरफ बढ़ती बेरोजगारी, ह्यूमन डेवलपमेंट में 134 रैंक, नो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। यह सभी रिपोर्ट्स और इंडेक्स इस बात का साक्ष्य है कि हमें एजुकेशन बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस देश को कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, इस देश को कीमत चुकानी पड़ेगी डेवलप कंट्री और विश्वगुरु बनने के विसर्जन के रूप में। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। Honorable Minister of Finance, Nandini Deshmukh. Thank you, Honorable Speaker, for the recognition. संसद के चौखट में अर्थव्यवस्था का विचार है। हर शब्द यहाँ देश के सपनों का आधार है। सही निवेश, सही कदम उन्नति की पहचान है। ये सिर्फ एक बजट नहीं, भारत का स्वाभिमान है, भारत का स्वाभिमान। Education is undoubtedly the cornerstone of any nation's growth. But education, after all, is not just about numbers. It is about empowering the youth and shaping their needs. Today, I say this: the quality of funds is not driven by allocation, but is driven by a fixed percentage. Today, I present a comprehensive fiscal plan of policies made for education. Today, I stand before you with deep sense of responsibility as the Finance Minister of India. We announced a commitment towards universal school for 85 new Kendriya Vidyalayas and 28 new loans up to 10 lakh students with 0 rate of interest, 157 nursing colleges, and 3 new setups for artificial intelligence. The budget is allocated rupees 73,498 crore, the highest ever in the Department of School Education and Literacy. और जो इस बजट पे सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे यह कहना चाहती हूँ, this budget reflects a strong commitment for fostering equity and excellence. Through careful planning and innovative policies, we continue to build a robust financial future for our nation. Thank you. Honorable Member from Opposition, Om Kavrati. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मी ओम कवरती
15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले व त्यानंतर 1 ऑक्टोबर 1949 रोजी चीनला स्वातंत्र्य मिळाले. चीनला आपल्या 2 वर्षानंतर स्वातंत्र्य मिळाले, तरी तो देश आपल्या देशापेक्षा समृद्ध आहे, त्या देशामध्ये सर्व सुविधा आहे, पण आपल्या देशामध्ये का नाही? हाच प्रश्न त्या विरोधी पक्षांना विचारू येतो. जर आपला देश त्यांच्या पहिली स्वातंत्र्य झाला असता तर आपल्या देशामध्ये सर्व सुविधा असायला पाहिजे, पण का नाही? तो देश जर बघितलं तर आपल्या त्या देशामध्ये शिक्षण सुविधा सर्वात जास्त आहे, त्या देशामध्ये स्पोर्ट्स अकॅडमी सर्वात जास्त आहे, त्या देशामध्ये जे बघितलं तर आपल्या भारत देशापैकी सर्वात सुविधा त्यांच्यामध्ये जास्त आहेत. असा आपला भारत देश का? जर आपला भारत देश पहिले स्वातंत्र्य झाला तर आपल्या भारत देशामध्ये त्याच्या पहिली असायला पाहिजे, पण आपला भारत देश मागं काहून आहे? शासनाची मंजूर झालेली तरतूद प्रशासनाच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही, की शासनाची मंजूर झालेली तरतूद प्रशासनाच्या माध्यमातून शासनापर्यंत पोहोचत नाही. म्हणून या देशाचा विरोधी पक्ष म्हणून हा प्रश्न तुमच्यासमोर मांडतो. धन्यवाद. Honorable Minister of Wardha, Lokesh Sonone. नमस्कार. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मला या संविधानाच्या भवनामध्ये सभागृहामध्ये बोलण्यास परवानगी दिल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. आपल्या सगळ्यांना माहित असेल की या विद्यमान संसाधनांच्या आधारावर जर आपण त्याचा उपयोग योग्य पद्धतीने केला तर प्रामुख्यानं दिला गेलेला या समग्र जीडीपीच्या अंतर्गत येणारं शिक्षण, त्या शिक्षणाचा फायदा योग्य त्याच वेळी आपल्याला घेता येईल. परंतु आपण सगळ्यांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की डिजिटलायझेशन, प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचलेलं पुस्तक, प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचलेलं शिक्षण, या गोष्टीची दखल आम्ही सर्वांनी घेतली पाहिजे. इतकंच नाही तरी आपल्या वर्धा जिल्ह्यामध्ये एकूणच 2 वैद्यकीय महाविद्यालय उपलब्ध आहे, तरी सुद्धा याच वर्धा जिल्ह्यामध्ये हिंगणघाट सारख्या तालुक्यामध्ये एक पुन्हा नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयाची मंजुरी मिळवून देण्यात आली. याच्यामुळे काय होईल तर प्रामुख्याने रोजगाराची निर्मिती होईल. त्याचसोबत वेगवेगळ्या ठिकाणावरून एमबीबीएस शिकण्यासाठी येणारी पोरं या वर्धा जिल्ह्यामध्ये येतील. जो वर्धा जिल्हा महात्मा गांधीजी, विनोबा भावे, इतकंच नाही तर अनाथांची माय सिंधुताई सपकाळ यांचं नाव आपण बोलण्याच्या माध्यमातून घेतो. त्यांच्याच या जिल्ह्यामध्ये अनेकांची माय म्हणून शिक्षण हे काम करत बसेल. मला तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचंय की जीडीपी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 6% जरी जीडीपी आपल्या देशासाठी खर्च करत असली तरी 1,12,894 कोटी .64 ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. इथपर्यंत ही गोष्ट थांबत नाही तर 365 दिवसामध्ये एकूणच 399 रुपये या आपल्या देशाच्या प्रत्येक तासाला खर्च केले जातात. ही शिक्षणाची ताकद या आपल्या वर्धा जिल्ह्यासाठी, आपल्या भारत देशासाठी आहे. आपण ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. इथंच थांबत नाही तर माझे याच लीडर ऑफ ऑपोजिशनचे प्रत्येक नेते येतात आणि इथे बोलून जातात. मला त्यांना एक सांगायचं अध्यक्ष महोदय की अभ्यासूनही बोलावे, अन्यथा तुम्ही ते कुठेच नाचू नये. कारण की जनतेपर्यंत जाणारा जो कोणताही विचार आहे तो नकारात्मकतेच्या दृष्टिकोनातून जातो आहे. जर आपण सकारात्मकतेच्या दृष्टिकोनातून संसाधनाचा योग्य तो उपयोग केला तर आपल्या भारत देशाचा विकास झाल्याशिवाय राहणार नाही. इतकंच बोलतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Honorable member from opposition, Mr. Harsh Ublek. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मैं उस जमीन से आता हूं जिस जमीन पे महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे लोग बसते थे. मैं उस जमीन से आता हूं जिस जमीन पे महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे लोग बसे थे. मैं उस जमीन से आता हूं जिस जमीन को 7 समंदर पार भी लोग वर्धा से पहले सेवाग्राम कह के पुकारते थे. अध्यक्ष महोदय, जिस देश में महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे महान लोगों ने शिक्षा की एक मुहिम शुरू की, आज मुझे वो खतरे में दिखाई दे रही है. शर्म आती है मुझे इसी सरकार पे जो चुनाव के वक्त युवा और विद्यार्थियों को साथ लेकर शिक्षा के नाम पे बड़े बड़े वादे करती है और चुनाव के बाद वही युवा और विद्यार्थी मुझे दिल्ली की सड़कों पे पेपर लीक जैसी चीजों पे लाठियां खाते हुए दिखाई देते हैं. अध्यक्ष महोदय, जहां यूएस यूके जैसी बड़े देश अपने जीडीपी का 6% तक सिर्फ शिक्षा पे खर्च करता है, वहां हमारा देश क्यों 4.3 पर अड़ा हुआ है?
क्यों IIT, IIM और UGC जैसे बड़े बड़े संस्थाओं का पैसा कम किया जा रहा है? क्या सरकार इस देश की शिक्षा नीति को, इस देश की शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं समझती? जवाब है हाँ। जिस देश का प्रधानमंत्री ही ऐसा हो, मुफ्त में राशन और बर्तन ही बांट सकता है, शिक्षा और रोजगार नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस देश के युवाओं के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि जब तक हमारे देश का युवा भारत की सड़कों को टायर की काली से राख करता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा पाकिस्तान खालिस्तान जैसे नारों को समर्थन करता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा बुर्का पहनने ना पहनने पे भगवे और बुर्के में लड़ाइयां करवाता रहेगा, तब तक हमारे देश का युवा इन लोगों की वजह से कटता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं की शक्ति की युति हुई है, तब तक हमने बड़े बड़े इतिहास रचे हैं। तो आइए हम सब युवा मिलकर आज संकल्प लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि हम खुद के स्वार्थ को पीछे छोड़ के मानव एवं देश सेवा के लिए खुद को समर्पित करेंगे। हम राजनीति नहीं, लोक नीति यानी लोक सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और फिर एक बार इस देश को विकसित बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ कहना चाहूंगा कि हाथों की लकीरों से सरकारें चलती नहीं, हाथों की लकीरों से सरकार चलती नहीं। हमने तो उनकी भी लकीरें खूब देखी है जिनके हाथ होते नहीं। धन्यवाद। Member from opposition, Mr. Manas Bhutra. You have 90 seconds. Sir, our Honorable Finance Minister has mentioned BharatNet scheme. So I would like to tell my worthy opponent that this scheme has been renamed because it was launched in 2011 by Congress. Thank you. I hope they do the better research. Honorable Member from Government, Mohini Botkule. Honorable Member from Opposition, Patrick Akhilesh. Member of Parliament, you can continue. Honorable Speaker Sir, respected Member of Parliament and my fellow citizens. Today I rise to speak on government's so-called investment in education and their new love affair with artificial intelligence in education. थोड़ा आज गवर्नमेंट की एजुकेशन से रिलेटेड चीजों के बारे में थोड़ा पोल खोलते हैं. Yes, I'm speaking about artificial intelligence. But frankly, looking at this government's approach, it seems like we have been investing not in artificial intelligence, but we are investing in artificial ignorance, rather than anything that's remotely benefits our students. First, let's talk about education. The Modi government claims to be investing in education, but honestly, they are investing not in education, but they are investing more on photoshops and how to take selfies. हमें याद है उनका एक कैंपेन जो बड़ा फेमस हुआ था, हर किसी के जबान पे था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन. पर अब हम सोच रहे हैं कौन सी बेटी को पढ़ा रहे हो आप लोग. The only thing that's been taught is how to take selfies with your textbooks. It's like when you go to buy a new TV, you get the TV, but along with that you get a remote which does not have a battery in it. Then let's talk about AI in education. The government says we are embracing AI. Are you really embracing AI? अगर हम AI से पढ़ते तो इस सरकार का कुछ हो सकता था. Instead, AI in our classroom feels like government version of robot that replaces teachers. इन गवर्नमेंट के हिसाब से जो AI है वो मोर ओवर इट्स नॉट AI. गवर्नमेंट के लिए AI इज ओनली द ऑटो करेक्ट ऑप्शंस दैट इज बीइंग अवेलेबल इन आवर डिजिटल डिवाइसेस.
I urge government to invest in teachers, invest in infrastructures, invest in future, not just in a fancy slogan. AI को देखकर हम सब समझ रहे हैं कि सबको अच्छी एजुकेशन चाहिए. थोड़ा AI अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके जगह पे किसी AI को बिठाया होता तो शायद पता चलता कि आपके एनालिटिक्स और स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं और आपके तौर तरीके कैसे हैं. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू. संसद की कार्रवाई को कुछ समय के लिए हम विश्राम देते हैं. राजपत्रित नियम के अनुसार सुबह जो फ्लैग होस्टिंग हुई थी उसे अभी डीहोस्ट किया जा रहा है. इसलिए आप सबसे ये निवेदन है कि कुछ मिनट का हम मौन रखेंगे. एक विसिल बजेंगी, तब से लेके जब सेकंड की विसिल बजेंगी तब हम संसद की कार्रवाई को शुरू करेंगे. आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं. संसद की कार्यवाही को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूं. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, आप सभी लोग जो चिट लिख रहे हैं उसमें आपको पीछे अपना नाम और आप अपोजिशन से है या गवर्नमेंट से है ये मेंशन करना जरूरी है. आइंदा सब लोग ये बात ध्यान रखें. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम अपोजिशन प्रथम कोल्हे. हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सब कि हम बजट के बारे में बात कर रहे हैं. तो बजट की बात ये अपोजिशन ना ही करे तो एक अच्छी बात होगी. क्योंकि मैं आपको स्कैम गिनाऊंगा, आप मेरे साथ बोलिए. गोफोर्स घोटाला किसने किया? 2G स्पेक्ट्रम स्कैम किसने किया? सत्यम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, टाटा ट्रक घोटाला, आदर्श घोटाला, वाटला DLF घोटाला, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला, हर्षद मेहता शेयर मार्केट घोटाला, IPL घोटाला, LIC हाउसिंग घोटाला, सबमरीन घोटाला. और अगर इसको हम सब जोड़े तो ये तकरीबन आता है 12 लाख करोड़. ये 12 लाख करोड़ में से अगर हम डेटा निकालेंगे तो हमारे पास है आज कुल मिला के 23 IITs, 16 IIMs. ये रेट बहुत तेजी से बढ़ा है. आज हमने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए हैं इसी घोटाले के पैसों को अच्छी जगह यूज करके. जब हम चाइना के बारे में बात करते हैं कि चाइना की एजुकेशन पॉलिसी हमसे क्यों अच्छी है. चाइना इज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. चाइना अपने लोगों को कंट्रोल करता है एजुकेशन देने के लिए. सो दे आर मेकिंग आउट अ चीप लेबर लाइक अ रोबोट. वी आर अ सेक्युलर कंट्री. वी कैन नॉट सपोर्ट दैट एजुकेशन सिस्टम. सो वी आर गोइंग करेक्टली. सो प्लीज डोंट टॉक अबाउट द बजट एटलीस्ट. सो यस, दैट्स ऑल. Honorable Minister of Skill Development and Entrepreneurship, Master Utkarsh Upendra Sahasrabudhe. धन्यवाद सभापति महोदय. उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्यानेन मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. अर्थात उद्यम से ही कार्य सफल होते हैं, मनोरथों से नहीं. सदावत्सल मातृभूमि को, लोकतंत्र के इस पावन मंदिर को, आदरणीय सभापति महोदय को एवं सभा में उपस्थित सभी सांसदों, सदस्यों एवं अतिथियों को मेरा नमन है. माननीय सभापति महोदय, हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2014 में बना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था कि हमारे देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए.
और उन्हें ऐसे कौशल प्रदान किया जाए जिससे वे न केवल रोजगार पा सके बल्कि रोजगार के अवसर पैदा भी कर सके। महोदय, मैं सौभाग्यशाली हूं, इस मंत्रालय का दायित्व तो मुझे मिला। पास्ट लेस प्रेजेंट हैज नो फ्यूचर। स्किल तो हमारे इतिहास का हिस्सा रहा है, चाहे वो तक्षशिला की शिक्षा पद्धति हो या नालंदा का वैश्विक समृद्धि का उदाहरण, जिसका विध्वंस आक्रांताओं के द्वारा किया गया और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को ही हमारी शिक्षा पद्धति का मानक बना दिया गया। भगवान विश्वकर्मा की प्रेरणा से एवं श्रमेव जयते की संकल्पना से यह मंत्रालय हमारी परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। आज देश में एक बार फिर स्किल को सम्मान दिया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट पर उतना ही जोर दिया जा रहा है जितना कि शिक्षा पर। इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतना ही दक्ष हो। भारत की 65% जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम है। आदरणीय सभापति महोदय, इस बात को केंद्र में रखते हुए हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थाओं के निर्माण में सर्वोच्च प्राथमिकता दी। महोदय, भारत एक युवा देश है, जहां ऐसे में इस मंत्रालय की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए यह मंत्रालय स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दे रहा है। इसका उद्देश्य स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करना है। नजरिया सही हो तो नजारे भी अच्छे दिखते हैं। हमारा देश न केवल रोजगार का हब बनेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान को और मजबूत करेगा। मुझे लगता है ये कार्य वर्तमान सरकार को ही नहीं अपितु तो विपक्ष को भी करना चाहिए था। आज ये अवसर है कि हम सब एक साथ मिलकर कौशल विकास की ओर ध्यान दें। न अभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव विकेंद्रता। Member from ruling party Nandini Deshmukh. रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि एआई के लिए कोई बजट नहीं दिया गया है, तो मैं आपको कुछ नंबर देना चाहती हूँ। इंडिया एआई मिशन मार्च 2024 में कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। बजट आउटले ऑफ 10,371 करोड़ फॉर एआई। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में यूएस इंडिया एआई कोलैबोरेशन, यूके टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एंड एआई फॉर सोशल रिपोर्ट, वधवानी इंस्टीट्यूट फॉर एआई एंड भासनी प्रोजेक्ट फॉर एआई। तो आप अपनी रिसर्च को पूरा कीजिए, फिर एआई पे नाम रखना। मंत्रीगण से निवेदन है संसद की कार्यवाही को बाधित न करें। मेंबर फ्रॉम अपोजिशन कृष्णा नांदुरकर। हॅलो, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मी माझा परिचय देतो। हास्य की भाषा नहीं लिखनी आती, ना ही गजल सुनाने आया हूँ। देश मिला जल रहा है आग में, कविता लिखनी नहीं आती, बस चिखे लिखे जाता हूँ। हुक्मरान सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में, ना हिंदूवाद ना इस्लाम का पक्ष में लेके आया हूँ। भारत मेरा घायल चीख रहा है, चीख सुनाने में आया हूँ, चीख सुनाने में आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपल्या भारतातलं पूर्ण जेवढं काही टॅलेंट आहे ते सर्व परदेशात जाते आणि सरळ सांगावं तर आता इतके एज्युकेशन करत आहेत, तर मला तरी असं वाटते की जे काही आपल्याला शिक्षण मिळत आहे त्याचं आणि आपल्याला जे काही पुढे नोकरी येणार त्याच्यात काही मदत दूरपर्यंत काही संबंध दिसून नाही येत आहे आणि त्याच्यात आणि हे गोष्ट कधी ते सरकार समजू शकत नाही आणि ते कधी समजून घेण्याचा प्रयत्न देखील करू शकत नाही। आणि शिक्षण तर सोडा, हे खेळाडू, कलाकार, संगीतकार जेवढेही वेगवेगळ्या स्किल्सच्या सुद्धा हे गोष्टी करतायत, स्किल्सला पण ते भाव देऊ शकत नाही। इतकी हे आम्हाला गॅरंटी आणि फक्त भाव देऊ शकते तर धर्मवाद आणि जातीवादाला भाव देऊ शकते। आणि इतकं मी बोलता है रक्त का हर एक कतरा, छोड़ी गई एक निशानी बोलती है भगत सिंह का रघु पृथ्वीराज की नौजवानी बोलती है महाराणा का भारा, पन्ने में हर एक कहानी बोलती है और अंबर भी गवाह है इस बात का, भारत की माटी जय भवानी जय शिवाजी बोलती है, जय भवानी जय शिवराय। धन्यवाद अध्यक्ष। Member from ruling party Mr. Prathamesh Rahate.
जुनून हो तो राहें खुद बन जाती है, शिक्षा वही जो जिंदगियां संवर जाती है। बजट बढ़ाने से नहीं, सही उपयोग से होगा विकास, यही है हमारी नीति, यही है विश्वास। माननीय अध्यक्ष महोदय और आप सब मेरा प्रणाम। मान लीजिए किसी किसान को यदि खेती करनी हो और उसे करने के लिए एक सही मात्रा में पानी चाहिए हो, यदि पानी सही मात्रा में रहे तो खेती अच्छी होगी, और पानी अगर मात्रा से अधिक दे दिया जाए तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। ठीक इसी तरह क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में बजट बढ़ाना समाधान नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में खर्च करना ज्यादा जरूरी है। वर्तमान सरकार ने शिक्षा बजट को बढ़ाकर 1.12 लाख करोड़ कर दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले 8.3% बढ़ा है। भले ही कुछ देशों की तुलना में यह कम हो, लेकिन जिस प्रमाण से यह बढ़ा है वह अपने आप में गर्व की बात है। रक्षा क्षेत्र में 69,000 करोड़ से बढ़ोतरी हुई है, स्वास्थ्य क्षेत्र में 2,955 करोड़ से बढ़ोतरी हुई है, कृषि क्षेत्र में 10,000 करोड़ से बढ़ोतरी हुई है। ताकि एक हाथ से नहीं बचती, विकास अकेले नहीं चलता, जब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जुड़े तभी देश बढ़ता है। और शिक्षा के लिए बजट केवल बजट से ही नहीं आता है। अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज मीटिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड टू गिव 2% ऑफ देयर प्रॉफिट्स। The central government levies 2% education fees, which is used by primary and secondary education. World Bank funds for rural development. Private foundation like Azim Premji donate for rural area. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा है, संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, वो बुरा साबित हो सकता है अगर उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हो। बजट का सवाल नहीं है, सवाल है इसे चलाने का। बजट का सवाल नहीं है, सवाल है इसे चलाने का, नए भारत को सजाने का और सपनों को साकार करने का। पैसा अगर सही जगह लगे तो हर सपना पूरा होगा, वरना योजनाओं का जाल बस कागजों में ही फैला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable member from opposition, Patrick Akhilesh. Yeah, so like I have a question to Minister of Education. Like आपके NEP के पॉलिसी में आपने रीजनल लैंग्वेज के बारे में कहा है। आपके NEP के सर्कुलर में पेज नंबर 14 क्लॉज 4.11 में आपने कहा है कि wherever possible till grade 5 it is encouraged for all the institution to टीच इन द रीजनल लैंग्वेज। तो अगर आप ये कह रहे हो कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना है, तो आप उसको कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति केरला से है और अगर वो महाराष्ट्र में आके पढ़ना चाहता है तो वो तो नहीं पढ़ पाएगा अपने उसमें, क्योंकि आप बोल रहे हो कि इंग्लिश नहीं करना या फिर कोई और लैंग्वेज नहीं करना। आप बोल रहे हो कि अगर वो महाराष्ट्र में आ रहा है तो मराठी में उसको पढ़ना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है कोई भी। तो आप टेक्निकली क्या कर रहे हो, आप लोगों का जो मूवमेंट है उसको रोक रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? साथ में आपने क्लॉज 4.12 में ये कहा है कि जो टेक्स्ट बुक्स होंगे वो भी आप डिजिटल में करोगे या जो हार्ड कॉपी होगी वो भी रीजनल लैंग्वेज में करोगे। तो मैथमेटिक्स और वैसे जो सब्जेक्ट्स है उसको आप रीजनल लैंग्वेज जैसे मराठी और सारी अभी मराठी या फिर बंगाली ऐसे लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट करोगे तो उसमें खर्चा कितना लग जाएगा आपका? तो इसका ये जो आपने एनईपी में आपने अमेंड किया है, इसका रीजन क्या है, ये जानना चाहता हूं मैं। Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Yuvraj Singh. तूफानों से लड़ने का जज्बा है युवा, हर हार को जीत में बदलने का सत्ता है युवा, हौसलों की उड़ान में कोई रोक नहीं होती, जो ठान ले वो कर दिखाए, ऐसा है अपना युवा, ऐसा है अपना युवा। उपस्थित माननीय सभापति महोदय एवं पक्ष व विपक्ष को मेरा सादर प्रणाम। मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स सदन का ध्यान एकत्रित करते हुए कहना चाहता हूं कि युवा जो हमारे देश का भविष्य एवं नींव है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एवं उनको प्रगतिशील बनाने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से पिछले 10 साल में 273 केंद्रों द्वारा कई नई योजनाओं का प्रचार प्रसार किया है, और जाहिर सी बात है कि हमारे विपक्ष में उनका नाम तक नहीं सुना होगा।
महोदय, हमारे भारत देश में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2017 ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें महोदय मैं बताना चाहता हूं कि इसमें 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की तरह 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम नहीं किया गया था।